प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक पेनिसिलियम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पेनिसिलियम, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जन्मदाता है और सामान्य लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनके ऊपर एक हानिकारक कवक के रूप में फलों को बिगाड़ने वाला एक ऐसा सदस्य है जिसके ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा विशेष लक्षण पेनिसिलियम का, जैसा कि हम जानते हैं कि पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति पेनिसिलस से हुई है और पेनिसिलस का अर्थ होता है झाड़ू। तो इसका जो कोनिडियोफोर होता है वो एक झाड़ू के आकार का होता है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है और इसीलिए पेनिसिलियम को ये नाम प्रदान किया गया। पेनिसिलियम की अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये प्लांटिंग किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास यू एस्कोमाइसिटी, ऑर्डर यूरोसियल्स, फैमिली यूरोसिएसी एंड जीनस पेनिसिलियम। Penicillium is a common fungi genera of which Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum are the main species, which are generally treated as the antibiotic penicillin from which it was extracted. Over 95 species connected to the three teleomorphic genera, that is Telleromyces, U penicillium and Carpentales. जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि पेनिसिलियम जो है वो पहले डिटरोमाइसीटीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता था, क्योंकि इसके लैंगिक जनन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी और ऐसे सभी सदस्य जिनके लैंगिक जनन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा जाता है। और बाद में जब इसके अंदर एस्कस और एस्कोस्पोर का निर्माण देखा गया तब इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज में क्लासीफाई किया गया। इसका माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ये ब्रेड, मीट और लकड़ी, जैम आदि के ऊपर एक सेप्रोफाइट की तरह ग्रो करता है। इट इज़ प्योरली ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी जो है ख़राब करता है, उसके डेथ एंड डिकेड पार्ट्स के ऊपर ये ग्रो करता है और इनको आसानी से न्यूट्रिटिव माध्यम पर, कल्चर के अंदर आर्टिफिशियल माध्यम के ऊपर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेनिसिलस, आर्टिस्ट ब्रश, क्योंकि पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द पेनिसिलस से हुई है जिसका अर्थ होता है आर्टिस्ट का ब्रश, और इसके कोनिडियोफोर जो है वो आर्टिस्ट के ब्रश की तरह नज़र आते हैं। माइसिलियम इसका तंतुनुमा होता है, शाखित होता है, पटयुक्त होता है, एक से बहुकेंद्र की होता है, कांचाभ होता है और इसके अंदर अलैंगिक जनन के दौरान नीले हरे रंग के कोनिडिया बनते हैं। इसी कारण से इसको नील हरित मोल्ड भी कहते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट के रूप में ग्रो करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी कॉलोनी जो है किस प्रकार से कल्चर में बनती है और इसका माइसिलियम किस प्रकार से दिखाई देता है वो आपको स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। ये माइसिलियम की जो कॉलोनी है ये आपको कल्चर के अंदर दिखाई देगी और पूरा माइसिलियम इसका अति शाखित और प्रत्येक कोशिका मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर दिखाई गई है और इसके अंदर सेप्टम उपस्थित है। तो ये इसका वेजिटेटिव माइसिलियम किस प्रकार से दिखाई देता है स्लाइड में आपको दिखाया गया है। पेनिसिलियम सॉइल के अंदर बहुत ही कॉमन रूप से पाया जाता है। इसके कोनिडिया जो है वो हवा के अंदर, जल के अंदर और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये नींबू फलों को, जेली को, चीज़ को आदि को ख़राब करने का काम करता है और पेनिसिलिन जैसा एंटीबायोटिक इसके द्वारा इंडस्ट्रियल रूप से भारी मात्रा में बनाया जाता है और एक पहला एंटीबायोटिक था जो कि बनाया गया था, पेनिसिलियम से निकाला गया था
पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई और कैम्बरटाई से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ या पनीर का निर्माण भी किया जाता है। अलैंगिक जनन के दौरान पेनिसिलियम के अंदर कोनिडियोफोर्स बनते हैं। कोनिडियोफोर्स सेपरेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इनके ऊपर स्टेरिक मेटा बनते हैं। उन स्टेरिक मेटा को, जिसको हम फेलाइट्स कहते हैं, इनके ऊपर कोनिडिया चेन के अंदर बनते हैं और ये कोनिडियोफोर टिप्स के ऊपर फूले हुए होते हैं और इनके अंदर कोई भी पाद कोशिका नहीं होती है और पूरे फेलाइट्स जो है वो एक ब्रूस लाइक बैनर के अंदर दिखाई देते हैं। इन पेनिसिलियम द स्टेरिगमेटा आर फाउंड इन क्लस्टर्स, द फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेरिगमेटा एंड these conidia are shed away and then they are capable of the immediate germination forming new mycelium। यहाँ पर आपको माइसीलियम के ऊपर किस प्रकार से कोनिडियोफोर बनते हैं वो दिखाए गए हैं और ये सारे कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर किस प्रकार से कोनिडिया चेन के अंदर दिखाई देते हैं सारे। और कल्चर के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है नील हरित कोनिडिया का कलर जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट का डेवलपमेंट अलैंगिक जनन के दौरान बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ जातियों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि जो है उसमें आइसोगेमी, ऊगेमी, वर्मिकुलेटम और बेसिलोस्पोरम और ब्रेफेनिडियम जैसी जातियों के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर सोमेटोगेमी भी होती है। ज़्यादातर स्पीशीज जिसकी होमोथेलिक होती है, समजालिक होती है। कुछ जातियाँ इसकी जो है वो हेट्रोथेलिक भी होती है, जैसे पेनिसिलियम लूटियम है। और इसके अंदर एस्कोकार्प की उपस्थिति के आधार पर इसको यू पेनिसिलियम, टेलोरोमाइसीज और कार्पेंटेल के रूप में भी आइडेंटिफाई किया जाता है। टेलोरोमाइसीज की लगभग 15 जातियाँ हैं और ये सारी जातियाँ जो है होमोथेलिक है। लैंगिक जनन जो है वो टेलोरोमाइसीज वर्मिकुलेटम या पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंदर सबसे पहले डेंजियर्ड के 1907 ने इसको वर्णन किया था। इसके अंदर ऊगेमस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। लैंगिक जनन के जो अंदर जननांग बनते हैं उसमें एस्कोगोनियम किसी भी वेजिटेटिव कोशिका से बन जाता है। ये इरेक्ट होता है। इसके अंदर एक केंद्र की एक कोशिकीय इसका बॉडी होता है और इसके न्यूक्लियस के अंदर कई सारे विभाजन से 32 से 64 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। एंथ्रीडियम जो है वो एक सर्पिलाकार रूप में कोयल होकर के एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है और इसकी ऊपर एक केंद्रक पाया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही सेक्स ऑर्गन आसपास की कोशिकाओं से ग्रो करके एक दूसरे की ओर लिपटे हुए दिखाई देते हैं। मैच्योरेशन पर एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम के अंदर केवल एक ही केंद्रक होता है। इनके बीच की वॉल डिजोल्व हो जाती है, लेकिन एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम के अंदर न्यूक्लियस मूव नहीं करता है। न्यूक्लियस एंथ्रीडियम के अंदर ही रहता है और एस्कोगोनियम में उपस्थित जो केंद्रक होते हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके और एस्कोजिनस हाइपी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक एस्कोजिनस हाइपी के अंदर दो केंद्रक अंदर की ओर चले जाते हैं और वो एक द्विकेंद्र की कोशिका के रूप में दिखाई देती है। हर एक एस्कोजिनस हाइपी के अंदर बाद में एस्कस और एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। जो एस्कोजिनस हाइपी के अंदर दोनों केंद्रक होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के साथ ही वो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर एक माइटोसिस और एक मियोसिस से 8 एस्कोस्पोर का निर्माण हो जाता है। लैंगिक जनन के साथ साथ में एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम के चारों ओर कई सारी स्टेराइल हाइपी जो ग्रो कर रही होती है वो आपस में एक दूसरे से गुथ करके और एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कर देती है जो चारों तरफ से बंद होता है। उसे हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। ये ऐसा ही क्लिस्टोथीसियम के अंदर बिखरी हुई पाई जाती है और एस्कोकार्प जो होता है उसकी आकार ग्लोबोज हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, लेंटिकुलर हो सकता है और इसके ऊपर कई सारे ऊपर की तरफ हेयर्स पाए जाते हैं। ये एस्कोस्पोर जो है एस्कोकार्प के और एस्कस के टूटने के साथ ही बाहर निकल आते हैं क्लिस्टोथीसियम से और सूटेबल सब्सट्रेटम पर गिरने के बाद अंकुरित होते हैं और माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। आप इसके अंदर पूरा लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं। अगर हम इसका आर्थिक महत्व देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके द्वारा जो है ब्लू चीज़ बनाया जाता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जिसको हम रॉकफोर्टे पनीर कहते हैं, एक पेनिसिलियम कैम्बरटाई
जो कैम्बरटम पनीर होता है, तो पनीर के निर्माण के अंदर पेनिसिलियम बहुत ही उपयोगी पंजाई के रूप में जो है पहचाना जाता है। पेनिसिलियम के द्वारा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि जो पेनिसिलियम का एंटीबायोटिक सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसको लार्ज स्केल के ऊपर इसका प्रोडक्शन किया गया था, और ये ह्यूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण पेनिसिलियम से 1900 के अंदर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर किया गया था। फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया था, और फ्लोरी और चेन ने बाद में इसके साथ मिलकर के फ्लेमिंग के साथ मिलकर के इसका प्यूरिफिकेशन किया और लार्ज स्केल पर इसका उत्पादन में उसको सहायता की। The discovery of penicillium was attributed to the Alexander Fleming in the St. Mary Hospital in London 1928. It has been having the antibacterial effects. Fleming noticed a halo inhibition of the bacterial growth and contaminated blue-green mold on Staphylococcus plate culture. Fleming स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि जो उस बैक्टीरिया की प्लेट के अंदर कुछ पोर्शन के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो वो इनिबिट हो रही थी, जब उसने देखा तो उसके अंदर देखा कि उसने कोई तंतुनुमा संरचनाएं जो है वो उस बैक्टीरिया की प्लेट के अंदर ग्रो कर रही थी। जब उसको उसने आइसोलेट करके और जब आइडेंटिफाई किया तो उसे पेनिसिलियम नोटेटम के रूप में वो कवक पाया गया। बाद में जब उसने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके पूरे बैक्टीरिया की प्लेट को उससे ट्रीट किया तो बैक्टीरिया का कल्चर गायब हो गया। तो इससे पेनिसिलियम के एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी पेनिसिलिन के रूप में आगे हमें प्राप्त हुई। So Fleming worried about the short lifetime of penicillin in the body, and therefore he noted in view of the possible modification for the infection, and then penicillin was isolated by Flore and Chen in 1939. Natural toxins were extracted from penicillium, purified, utilized as antibiotic to fight bacterial infection in humans. Penicillin used as the treatment of bacterial infections. Penicillin not used in treatment of the viral infections. Penicillin destroys bacteria of destroying the peptidoglycan portion of the bacterial cell wall. The weak cell wall ruptures and bacterium dies. Then penicillium's positive applications. It was used in World War II. Major cause of death was septicemia, blood poisoning. Other major causes of death include strep throat, scarlet fever, pneumonia, syphilis, meningitis, tonsillitis. Then these all diseases were successfully treated by penicillin in that particular World War. Thank you very much. This is all about the penicillium.